ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे और पिछले जो लेक्चर्स हमने इस सीरीज में कंडक्ट किए, उन लेक्चर्स में हमने चार्ज क्या होता है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया, फिर इसके बाद चार्जिंग मेथड्स क्या हो सकते हैं इस पर थोड़ी सी बात की, और जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने कूलम्स लॉ पर अच्छा खासा डिस्कशन किया। आपको याद होगा हमने मैग्नीट्यूड में जो है एक फॉर्मूला कूलम्स लॉ के लिए लिखा, that force between the two charges is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, the magnitude of two charges q1 q2 and the square of distance of separation between them. We know very well कि force vector quantity होगा and all that, but जो न्यूमेरिकल्स और जो कंडीशंस हम लोग समझ रहे हैं पिछले लेक्चर्स से, उसमें हमने ज्यादातर के मैग्नीट्यूड में काम किया है। इनफैक्ट अभी हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस पर डिस्कशन करना है। सो सबसे पहले तो हम कुछ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हमारे रह गए हैं पिछले लेक्चर से उस पर बात करते हैं, उसे खत्म करते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद हाउ टू राइट कूलम्स लॉ इन दी वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें एडिशनली समझा देता हूँ, जैसे कि ये जो एप्सिलॉन 0 होता है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन मैग्नीट्यूड इसकी जो वैल्यू होती है वो है 8.85 10 to the power minus 12, that will go as coulomb square per न्यूटन मीटर स्क्वायर। इनफैक्ट कंप्लीट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो ये हो जाता है 9 × 10⁻⁹। यूनिट्स के साथ अगर हम लिखते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसके डायमेंशंस वगैरह भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो मैंने जरूरी नहीं समझा कि खास इस पर कुछ बात की जाए। ऑलरेडी मेजरमेंट्स इस चैप्टर में हमने इसके डायमेंशंस पर बात की है। आपको ये भी याद होगा कि व्हेन वी ट्राई टू राइट द फोर्स इन सम अदर मीडियम, किसी भी दूसरे मीडियम में जब हम फोर्स लिखते हैं तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। वी राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ q1 q2 डिवाइडेड बाय r² आर एज इट इज, जहां पे ये जो k होता है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। वी फाइंड दैट k का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इनफैक्ट इन पर्टिकुलर कहा जाए तो एयर के लिए 1 होता है और बाकी मेटल्स के लिए ये इनफाइनाइट होता है। अब अच्छा खासा इस पर हमारा डिस्कशन हो गया था, कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब उसी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडेस क्लास, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक का डिस्कशन कर लिया था। Now in this क्वेश्चन हमें ये बताया जा रहा है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस विथ गिवन मैग्नीट्यूड्स 8 × 10⁻⁹। ये आप कह सकते हो बेटा 8 नैनो कूलम, एंड दिस एज -2 × 10⁻⁹, यानी कि -2 नैनो कूलम। तो ये मैग्नीट्यूड में 2 है लेकिन चार्ज का नेचर नेगेटिव है। दे आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो पहले यहां तक का मामला खत्म करते हैं। अगर हमने इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो जस्ट फॉर रिवीजन अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। If we just go very quickly, so this will become 9 × 10⁻⁹। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 है इंटू 10⁻⁹। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 है इंटू 10⁻⁹। यहाँ ख्याल रहे हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में लेना है ना, यस सर। एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस 3 है, सो दैट विल बिकम 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो कैलकुलेशंस पूरे कर लेते हैं। +9 और -9 ये फैक्टर तो कट गया। दिस विल बिकम f is equal to, just to write 8 to 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 9 10⁻⁻4। कुछ सिंपल कैलकुलेशंस हो गए, जैसे ये कैंसिल हो गया, एंड वी मे गेट द फाइनल आंसर एज 16 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इन दोनों में इतना फोर्स आ सकता है। अब ये वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था, कोई खास बात नहीं थी, सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर था। लेकिन एक बात हम यहाँ पे रिवाइज करना चाह रहे थे या समझना चाह रहे थे कि जब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेते हैं, हम उनके नेगेटिव या पॉजिटिव होने से यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके,
अब हमसे फर्दर इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट चार्जेस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो इन दोनों चार्जेस को हमने मिला दिया, टच कर दिया, एक दूसरे से वो कॉन्टैक्ट में आ गए, और फिर उसके बाद सेपरेट किया और हमने उनको सेम डिस्टेंस पे रखा, तब फोर्स कितना होगा। तो बेटा ये बात तो समझ लो, आपके पास जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि पहला चार्ज, लेट मी शो यू, 8 नैनो कूलम का है, 10⁻⁹ मतलब नैनो। दूसरा चार्ज जो है ये -2 नैनो कूलम का है। बच्चों जब हम इन दोनों चार्जेस को टच करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, एज अ बॉडी कह लीजिए या एज अ पार्टिकल कह लीजिए, जब हम इनको टच करेंगे तो इनके चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन, उनका ट्रांसफर होना हम सीख चुके हैं। तो टोटल कितना हो गया चार्ज ये? 8 - 2 6 चार्जेस एल्जेब्रिकली ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं, हम जानते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पे हमने बात की। तो जब हमने इनको टच किया तो ये रिजल्ट में हो गया 8 + -2 यानी कि 6 नैनो कूलम का चार्ज आ गया। अब बच्चों जब ये सेपरेट होंगे आफ्टर बीइंग इन कांटेक्ट, जब ये सेपरेट होंगे तो ये बराबर बराबर के चार्जेस को लेकर के सेपरेट होंगे। तो अब इनके पास वैसे देखा जाए तो है कितना? 6 है। तो जब सेपरेट होंगे तो बराबर बराबर के लेवल कंडीशन लेके सेपरेट होंगे। हाँ, उसके लिए जरूरी ये भी है कि जिन बॉडीज पर ये चार्जेस रखे गए हैं वो सेम डायमेंशन के हों वगैरह वगैरह, दैट दोज थिंग्स विल कम आफ्टरवर्ड्स। फिलहाल कुछ बेसिक्स हम ऐसे समझते हैं कि ये दोनों चार्जेस बराबर बराबर के मैग्नीट्यूड में सेपरेट होंगे। तो 6 विल बी इक्वली शेयर्ड एज 3 नैनो कूलम एंड द अनदर वन विल आल्सो गेट 3 नैनो कूलम। अब इनको फिर हमने वैसे ही सेपरेशन पे रखा है 3 सेंटीमीटर के। तो अब फोर्स कैसे लिखा जाएगा, आप सोचें यहाँ पे। तो बच्चों फोर्स अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो ये 1/4πε0 का फैक्टर कितना हो गया? 9 × 10⁻⁹ करेक्ट है। पहला चार्ज 3 नैनो कूलम यानी कि 3 × 10⁻⁹, दूसरा चार्ज भी 3 नैनो कूलम यानी कि 3 × 10⁻⁹, and this whole number again is going to be divided with the same separation, that is 3 × 10⁻⁻2 का आपने करना है स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें, ये +9 - 9 कट गया, ये वैसे भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 कट जाएगा, तो यहां बचेगा 3 × 3, दैट विल बिकम 9, 10⁻⁹, ये नीचे से -4 ऊपर आएगा, एंड फाइनली यू मे गेट एन आंसर इक्वल टू 9 × 10⁻⁵ न्यूटन। करेक्ट है सर? yes. क्या चीज बेटा? यस, एनीथिंग? यस, एनी क्यूरी हियर? समझ आ गया बेटा ये? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और यहाँ पे कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, एक एक्स्ट्रा कमेंट मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, ये वाला जो फोर्स है 16 वाला, ये कैसा है, और ये जो 9 वाला फोर्स है ये कैसा है? नेचर ऑफ फोर्स कैसा है यहाँ पे? जब हमने ये वाले कैलकुलेशन किए थे ना, तो एक चार्ज पॉजिटिव था और दूसरा चार्ज नेगेटिव था, तो ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। वेरी गुड। और जब हमने इनको टच किया और फिर बाद में सेपरेट किया, तो फिर ये दोनों चार्जेस तो पॉजिटिव हो गए, तो ये फोर्स कैसा हो गया? यस। तो यहां पे हमने ये देखा कि न सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड बदल रही है, बल्कि उसका नेचर भी बदल रहा है। एक अट्रैक्टिव फोर्स पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया रिपल्सिव फोर्स में। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि हम लोग बहुत जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। द लेंथ ऑफ द चैप्टर विल बी टू लॉन्ग, बहुत आगे तक हमको डिस्कशन कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। चलें देखें। नाउ व्हाट इज द केस? Now the two forces, the force between the two charges q and minus q kept at a distance r is F. तो जब हमारे पास कुछ दो ऐसे चार्जेस हैं, लेट्स से कि ये एक पॉइंट चार्ज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ q, और दूसरा वाला यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ -2q। इनका सेपरेशन जब r है, तो इनमें जो फोर्स डेवलप होगा उसे कहा गया F। तो जरा F लिखते तो हैं कितना है, तो ये हो गया बेटा 1/4πε0 q इन मल्टीपल ऑफ 2q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। करेक्ट हो रही है बात?
which Yes, I yes. can finalize as 1/4 pi epsilon naught 2q square divided by r square। बेटा इतना फोर्स है ये देखा जाए तो। बट अब हम कर क्या रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस को हमने टच किया, ब्रॉट टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ हमने इनको कांटेक्ट डेवलप किया इन चार्जेस को, और फिर हमने उनको दोबारा सेपरेट किया उसी डिस्टेंस पे। फिर अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना होगा। थोड़ा सोचें इस पे। यस, आप इस पे अगर सोचेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है, तो देखिए सबसे पहले तो जब हम इनको टच करते हैं तो लेट मी शो यू कि ये कांटेक्ट में आ गए, ये कांटेक्ट में आ गए। जब ये कांटेक्ट में आ गए तो आप सबसे पहले तो टोटल चार्जेस का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा Q प्लस -2Q। क्या आंसर आएगा? -Q, करेक्ट है ना? Yes, sir. Algebraically बिल्कुल सिंपल चार्जेस कैन बी एडेड, कैन बी सब्सट्रैक्टेड बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। अब जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो आप खुद सोचें बेटा, कांटेक्ट में लाने के बाद जब हम इनको दोबारा सेपरेट करेंगे एंड मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस, तो कितने कितने चार्जेस ही लेकर के आएंगे? -Q Q upon by 2. वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही है। यानी कि इनमें से हर एक चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा -Q/2 और उसी तरीके से दूसरा वाला भी वैसे ही हो जाएगा -Q/2, इक्वल शेयरिंग। अब इनके दरमियान में अगर हमने फोर्स लिखना है तो वो फोर्स जिसको मैं फिलहाल कह रहा हूं F' हम कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज है अपना Q/2, दूसरा चार्ज भी है अपना Q/2 डिवाइडेड बाई ये सेपरेशन हो गया अपना R का स्क्वायर। तो क्यों ना इसे ऐसे लिखा जाए, F' इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. आप थोड़े से मॉडिफिकेशन करें एंड आप आंसर्स बना सकते हैं। जैसे देखें, ये जो 2 मैंने यहां लिखा, अगर इस 2 को मैं थोड़ा सा बाहर लेके लिखूं, आपको समझ आए इसलिए इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। हमारी जो बेसिक इक्वेशन बन रही है ना, उसमें हम थोड़ा सा बाहर लेते हैं और ये एक चीज ऐसी बनाते हैं। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज नथिंग बट F/2। Yes. और उसी तरीके से यहां पे जब हमने F' वाली इक्वेशन बनाई थी ना, तो इसका 1/4 भी बाहर ले लेते हैं। ये जो 4 है ना, ये फैक्टर हम बाहर ले लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को रिप्लेस करें ब्रैकेट के साथ, तो आई होप आप समझ पाएंगे। ये 1/4 इनटू, बेटा ब्रैकेट रिप्लेस करोगे तो ये F/2 हो जाएगा। क्या कहते हो? Yes, sir. सो कंक्लूडिंग यहां पे आंसर क्या बनता है? F' इज इक्वल टू F/8, राइट? Yes, sir. तो ऐसे इसका आंसर निकलेगा। आइए एक और देखते हैं। कुछ इसी अंदाज का है लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा कैलकुलेशन शायद उसमें इन्वॉल्व होगा। Now we have got two spherical conductors B and C having equal radii. अच्छा, ये बात आप यहाँ ख्याल रखें कि ये बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें इन जनरल हमारा एक मानना ये होगा, इसमें इस कैलकुलेशन में हमारा पूरा इन जनरल मानना ये होगा कि जिन सब बॉडीज पर ये चार्जेस रखे गए हैं, जिस जगह पर ये चार्जेस रखे गए हैं, वो इक्वल डायमेंशंस के हैं, ताकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो। कांटेक्ट करने के बाद फिर चार्जेस हम देखो हर बार क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब दोनों बॉडीज सेम साइज के हों। ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं बी एंड सी, एंड दे हैव इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्ज एंड दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F। तो लेट मी शो यू द सिचुएशन कि कैसा मामला है इनका। लेट्स से बेटा ये एक बॉडी है B, एंड लेट्स से कि ये एक दूसरी बॉडी है C, and we can just assume that the separation between them is R, and let's consider that this carries a charge Q and this also carries a charge Q with the same magnitude. ठीक है? इक्वल चार्जेस अब रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो भी सेम होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो बच्चों इस सूरत में इनमें जो फोर्स डेवलप हो रहा है एज पर क्वेश्चन, अगर उस फोर्स को हम लिखें तो वो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दिस विल बिकम क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, करेक्ट है? Yes, sir. अब हमारे पास एक थर्ड स्फीयर है, तीसरा स्फीयर है ए, हैविंग रेडियस सेम एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज्ड, लेकिन वो चार्जिंग नहीं है उसकी। अब हम ए को क्या करते हैं, पहले बी के साथ कांटेक्ट कराते हैं और फिर बाद में बी के साथ कांटेक्ट होने के बाद वहां से उठा के सी के साथ कांटेक्ट कराते हैं, ठीक है, और फिर वहां से उसको हटा देते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि नया फोर्स क्या होगा। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जब ए बी के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा। लेट मी शो यू द सिचुएशन। ये बी है जिसके पास पहले से चार्जेस क्यों हैं, और ये हमारी ए बॉडी है जिसको हम अभी कांटेक्ट में लाने वाले हैं। अब इनिशियली तो ये अनचार्ज्ड है, तो बेटा जब ए बॉडी बी के साथ कांटेक्ट करेगी, ये मैंने कांटेक्ट करा दिया, हालांकि ए पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों जब ये सेपरेट होंगे तो आप मुझे बताएं कि बी के पास कितना चार्ज आ जाएगा और ए के पास कितना आएगा। तो आंसर बड़ा सिंपल है, Q by वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसके पास भी आ जाएगा Q/2 और इसके पास भी आ जाएगा Q/2, क्योंकि ये इक्वल रेडियाई रख रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ स्फीयर्स हैं। तो नेट वैल्यू ऑफ चार्ज तो Q हो गई, फिर अलग अलग होते टाइम पर दोनों इक्वल शेयर लेके अपना अपना अलग हो जाएंगे। अब ये जो A है, ठीक है, ये जो A है जिसके पास ऑलरेडी अब B से लिया हुआ Q/2 है, इसको हमने कांटेक्ट में लाना है किसके साथ, C के साथ, जिसके पास पहले से Q है। तो बेटा यहाँ सबसे पहले तो हमें ये एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज हो गया Q + Q/2 विच मींस 3Q by 2. 3Q/2, वेरी गुड, शाबाश। अब बच्चों इनको सेपरेट करो, ये C और ये A सेपरेट करो। अब बताओ कि A के पास कितना आ जाएगा और C के पास कितना जाएगा। तो 3Q/2 का आधा करो, जैसे मैं आपको करके बताता हूं यहां मैथमेटिकली, 3Q/2 का भी आधा, हाफ, तो क्या ये आंसर 3Q/4 हो जाएगा? Yes, sir. तो C कितना चार्ज लेके बाहर निकलेगा 3Q by 4. और A भी कितना चार्ज लेके बाहर निकलेगा 3Q by 3Q/4। अब हमें क्या करना है, B का इस्तेमाल करना है और ये C का इस्तेमाल करना है। We just have to use B and C again and then we are supposed to find out the force between them। तो ये सिचुएशन हो गई अपनी B वाली चार्ज की और ये सिचुएशन हो गई अपने C वाले चार्ज की। B वाले चार्ज पे हमको पता चला है कि Q/2 आ गया आफ्टर बीइंग कांटेक्ट विद A, एंड C वाले स्फीयर पे चार्ज आ गया 3Q/4 आफ्टर बीइंग कांटेक्ट विद A। A को तो हमने हटा दिया, इन दोनों का सेपरेशन R है। अब आप फोर्स लिखो बच्चा, तो ये फोर्स हो जाएगा F' इज इक्वल टू, बताएं कैसे लिखेंगे अब आप। सो यू विल बी राइटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज तो आपका Q/2 हो गया इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3Q/4 हो गया डिवाइडेड बाय, आप लिखोगे R²। अब बेटा ध्यान से देखना, इस F' को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3/8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइडेड बाय R², क्या हम ऐसे कर सकते हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है, ध्यान से देखो तो ये F है, ये रहा अपना वैल्यू। Yes, sir. तो फिर इसमें फाइनल आंसर क्या क्लेम किया जाएगा अपना, F' इज इक्वल टू 3F/8, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। सो दिस वे वी कैन जस्ट कैलकुलेट। अच्छा, ये जितना भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम कूलम्स लॉ का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड फॉर्म देख रहे हैं, अभी हमें बहुत डिटेल में जाना है इसमें, जस्ट बिगिनिंग। और मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को मैं बिल्कुल जीरो, एकदम नेगेटिव से मान लो, वहां से शुरू कर रहे हैं हम इसमें। तो होपफुली सारी बातें हम अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा डिटेलिंग आएगी, बहुत सारे इंटीग्रेशंस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएशंस आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेवल बहुत हाई होगा। अच्छा आप देखें, if the electrostatic force between the charges in a medium is 10% of what it could be in the vacuum at the same distance, of course, what is the dielectric constant of the medium? बेटा इसने बोला क्या, पहले इस पे जरा ध्यान लगाओ। इसने बोला कि मीडियम वाला फोर्स 10% है एयर वाले फोर्स के मुकाबले में, एयर वाले फोर्स का 10% है वो। अच्छा, हम मीडियम वाला फोर्स लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ख्याल करो यहां पे हम लिखते हैं K,
करेक्ट है? फिर Yes, उसके sir. बाद वही चार्जेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो गया बेटा Q1 Q2, जो भी दो चार्जेस हम बात कर रहे होंगे, और सेपरेशन हो गया R²। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये 10% में कैसे लिखूं? 10/100. शाबाश, वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा 10/100। फिर आगे कंटिन्यू करें, एयर वाला फोर्स हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही चार्जेस यूज हो रहे हैं तो Q1 Q2 एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाटएवर द सेपरेशन इज R का स्क्वायर। आप देखोगे बेटा इसमें से ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये Q1 Q2 R का स्क्वायर दोनों साइड से निपट गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा पूरा यहां से कैंसिल हो गया। इस तरफ जो टर्म बचा वो सिर्फ इतना ही बचा, 1/k, और दूसरी तरफ क्या बचा? 1/10. 1/10। तो सीधा सीधा आंसर मिला k = 10। करेक्ट है? Yes. Yes. ओके, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं, आए। Two equal point charges of magnitude 10 to the power -3 coulomb are placed at 1 centimeter apart. Dielectric constant 5 है, तो ये बोल रहा है फाइंड इंटरैक्शन फोर्स एंड फाइंड नेट फोर्स। अब ये हमारे लिए नई बात आ गई, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल हुए, इंटरैक्शन वाला फोर्स कितना बन रहा है और नेट कितना बन रहा है। तो बेटा इंटरैक्शन वाला जो फोर्स, हम ये ऐसा जो स्टेटमेंट यहाँ बन रहा है ना, ये कुछ और नहीं है, बस ये कूलम्स लॉ वाला फोर्स है। तो कूलम्स लॉ का फोर्स क्या कहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो सकता है एक चार्ज को हम नाम Q1 दे दे, दूसरे को Q2 दे दे, और डिवाइडेड बाय R², और यहाँ डाइलेक्ट्रिक भी इन्वॉल्व है तो ये 1/k भी साथ में आ जाएगा। अब आए कैलकुलेशन फटाफट करते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो फैक्टर है पूरा का पूरा, ये सारा फैक्टर, इसका वैल्यू कितना है? 9 into 10 to the power. वेरी गुड। ये डिवाइडेड बाय k कितना दे रखा है इसने? 5। पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻³ दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 10⁻³, सेम बोला ना उसने, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 × 10⁻² का स्क्वायर। अब आए इस फोर्स को पूरा करते हैं, तो बेटा ये तो हो जाएगा 9/5 इंटू -2 का स्क्वायर करोगे -4, -4 ऊपर चला जाएगा +4, +4 और 9 +13, +13 और -6, +13 और -6 कितना होगा? 7. -7। अरे +7 ना? Yes, sir. Yes. 9/5 डिवीजन पूरा कर लें आप, बताएं 1 पॉइंट, बोले जल्दी। 8 इंटू 10⁻7 न्यूटन, इतना फोर्स इस पे आ रहा है। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन कहलाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो दो चार्जेस हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, लेट्स से कि ये वाला फोर्स Q1 है, सॉरी चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है, लेट्स से कि इनके बीच में जो है ना, जो भी सेपरेशन आपने इमेजिन किया R है, तो दोनों चार्जेस सेम नेचर के रहने की वजह से हम कहेंगे कि ये ऐसा फोर्स आ गया, रिपल्सिव, बाहर बाहर। हम चाहें तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 हो गया, और इसे हम कह सकते हैं फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 हो गया। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. तो ए पार्ट का तो हमने आंसर निकाल लिया, अब बी पार्ट के आंसर की बारी है। एफ नेट कितना है? टोटल फोर्स। तो बच्चों अगर हम इस पूरी सिस्टम को एक साथ देखें, एक एक चार्ज पर कितना फोर्स आ रहा है ऐसा न देखते हुए पूरी सिस्टम को एक साथ देखें, तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये पता चलेगी कि ये फोर्स F12 जितना है, मैग्नीट्यूड में F21 उतना ही है, Yes, sir. और दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं। Yes, sir. तो किसी सिस्टम में अगर हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगे तो उनका नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. 0. 0, खत्म। तो नेट फोर्स 0 होता है, ये याद रखना।
और ये जो हम कहते हैं ना फोर्स, इंटरेक्शन वाला फोर्स, ये इस हिसाब से कहते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू 2 एंड देन अगेन वी से फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ड्यू टू 1। तो ये एक इंटरैक्टिव फोर्स की बात हो रही होती है। नेट तो जीरो ही होगा हमेशा ऐसे दो चार्ज के सिस्टम में, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। गेटिंग इट? Yes, sir. आए एक और देखते हैं। Here in this question हमें given है if the distance between two equal point charges is doubled and their individual charges are also doubled, what will happen to the force between them? तो पहले तो हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं। लेट्स से कि ये चार्ज है ना Q और ये दूसरा वाला चार्ज भी जो है ये Q है और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये R है। तो इन फर्स्ट व्यू हमें पहले तो ये लिखने आना चाहिए कि भाई इनमें फोर्स है कितना। तो इनका फोर्स हम लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ यानी कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन R का स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है कि हमने चार्ज का सेपरेशन डबल कर देना है, तो ये हमने चार्ज का सेपरेशन डबल किया, इनका गैप बढ़ा दिया हमने। अब इनका जो गैप है वो हो गया 2R। इसके साथ साथ हमने चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी डबल कर देना है, तो ये भी हमने किया 2Q और इधर भी हमने किया 2Q। अब इनमें डेवलप होने वाले नए फोर्स को लिखते हैं, तो ये फोर्स हो जाएगा F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q इनटू 2Q डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये 2 इंटू 2 4 होगा, ये 4 स्क्वायर होने के बाद कट जाएगा, तो यू जस्ट रिटर्न टू द सेम वैल्यू। तो पता क्या चला, F डैश इज इक्वल टू F मींस नो चेंज इन फोर्स। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक और बच्चों वाला प्रॉब्लम है, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलें एक और देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें ये बताया जा रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड इट कैरीज अ चार्ज ऑफ प्लस q1 now is revolving around a fixed charge of minus q2 in a circular path of radius r, calculate the period of revolution। तो कुछ चीजें बच्चों आपको यहाँ पर नहीं लगेंगी, क्योंकि हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं रोटेशनल डायनामिक्स, ये जो यूनिट हम पढ़ते हैं ये हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं घूमने वाले मोशन के बारे में। तो कुछ चीजें थोड़ी सी नहीं होंगी, लेकिन आप इस हिसाब से मैं आपके सामने रखूंगा कि यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, सिचुएशन ऐसी है बच्चों के सेंटर में ना प्लस Q1 का चार्ज है, नहीं सेंटर में जैसे कि इसने दिया है माइनस Q2 का चार्ज है, और इसके सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया, इससे कुछ दूरी बनाते हुए यहां पे, और ये चार्ज है प्लस Q1। ओके, और लेट्स से कि इसका जो सर्कल है उसका रेडियस R है। तो इसने पूछा भाई पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। तो बेटा आंसर सिंपल है। सबसे पहले आप ये सोचें कि यहां पे इनका जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कैसे लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जो भी सेपरेशन है उस R का स्क्वायर। ओके, Yes, sir. अब आपकी इंफॉर्मेशन में एक चीज आप ऐड कर लें कि जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है तो उसके सर्कुलर मोशन के लिए एक नेसेसरी फोर्स की मतलब एक फोर्स नेसेसरीली चाहिए, एक फोर्स की जरूरत होती है सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। और इस तरीके के अरेंजमेंट में जहां चार्जेस एक दूसरे के सराउंडिंग में घूमते हैं या प्लैनेट्स एक दूसरे के सराउंडिंग में घूमते हैं, या एक एग्जांपल के तौर पे आप मान लें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे के सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं, तो ये जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड करता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो यहां पर हमें लिखना चाहिए कि दिस फोर्स बिकम्स इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। बगैर सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं कराया जा सकता। तो ये एक इंफॉर्मेशन आप एडिशनली ऐड करें। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों बिल्कुल सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम वैसे लिख देंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। वैसे इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, तो फिलहाल हम टाइम पीरियड के हिसाब से mr ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसा है वैसे लिखते हैं, ये Q1 Q2 जैसा है वैसे लिखते हैं। m और r ये फैक्टर यहां नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा mr क्यूब। दिस विल बिकम mr क्यूब एंड नाउ इट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इफ वी मेक फॉर्मूला फॉर ओमेगा, सो दिस होल टर्म विल गो इनटू अंडर रूट। ये पूरा का पूरा टर्म अंडर रूट में चला जाएगा। दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये मास आ गया और ये r क्यूब हो गया। बट यहां से हमको इसने ये नहीं पूछा कि ये ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, हमसे इसने पूछा कि टाइम पीरियड कितना है। तो एक और एडिशनल फॉर्मूला आप अपनी इंफॉर्मेशन में जोड़ लें, ये ओमेगा लिखा जा सकता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, वे टी इज टाइम पीरियड। और ये सारी बातें हम रोटेशनल डायनेमिक्स में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, so this will become Q1 Q2 divided by mr क्यूब। अब आप यहां पे इसे रीअरेंज करें और आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाता है। t इज इक्वल टू यू मे गेट 2 पाई, बाकी सब कुछ इन्वर्ट करके लिख लें आप यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब डिवाइडेड बाय इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हो जाएगा Q1 Q2। करेक्ट है? Yes, sir. कुछ इस तरीके से ये आंसर नजर आएगा। ये बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे सर आपने 2-3 ऐसे फॉर्मूले और टर्मिनोलॉजीज का नाम लिया जो अभी तक हमको आता नहीं है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें बिल्कुल बेसिक्स में है। बहुत हल्के फुल्के चीजें हैं, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। जैसे जैसे हम मैकेनिक्स में और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो यू विल जस्ट इजीली मैनेज टू डू इट। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि कूलम्स लॉ को इन जनरल मैग्नीट्यूड में कैसे लिखा जाता है। चार्जेस में थोड़े बहुत वेरिएशन करना, चार्जेस एक दूसरे को टच करेंगे या चार्जेस को डिवाइड करके अलग अलग सेपरेशंस पर रखना, इस तरीके से हमने कुछ छोटी मोटी बातों को कंसिडर करते हुए जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स अब तक प्रीवियस एग्जामिनेशंस में बन चुके हैं उनको रेफर करते हुए इन इलस्ट्रेशंस को समझने की कोशिश की। मेजर जो हमारा इंटरेस्ट है अब क्लास में, इस क्लास में, वो ये है कि हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, क्या तरीका होगा वेक्टर फॉर्म में लिखने का। इसमें अक्सर स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते हैं, वेक्टर देखे तो थोड़ा डर लगता है, बट बेटा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ध्यान से सुने, अगले 5 मिनट में होपफुली मैं आपको ये सारी बातें समझा दूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का ले लें चलें, और कुछ सेपरेशन पर एक दूसरा चार्ज है Q2। चलें इसे भी आप पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का ले लें, हालांकि आप कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अब इनका सेपरेशन हमें बताया गया है R। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल करूं कि भाई आप मुझे इन पर डेवलप होने वाले फोर्सेस का डायरेक्शन बताएं, तो Q1 पर फोर्स कहां जाएगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, शाबाश। ये तो हम कल सीख चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हमें पता है कि जब फोर्स रिपल्सिव होते हैं तो वो अलोंग द लाइन बाहर बाहर दिखाए जाएंगे। तो ये हो गया फोर्स यहां। अच्छा, Q2 पर डेवलप होने वाला फोर्स बताएं। Right. ये फोर्सेस अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, तो ये हो गया Q2 का फोर्स। बट बेटा इन फोर्सेस को लिखने के लिए, इन्हें ठीक से समझने के लिए हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे ये जो Q1 पर आने वाला फोर्स है, इसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और Q2 पर आने वाले फोर्स को हम कुछ इस अंदाज में लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये लिखने का तरीका है। अब जरा ध्यान दें, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि हम Q1 पर बैठे हैं और Q2 को देख रहे हैं, तो क्या Q1 से Q2 जाने वाले डिस्टेंस का एक यूनिट वेक्टर हम बना सकते हैं? Yes, sir. यूनिट वेक्टर, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इस यूनिट वेक्टर को मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज 1 to 2, यहां से वहां का डायरेक्शन बता रहा है। और वैसे ही अगर हमने पूछा Q2 पे बैठ के कि बेटा Q1 कहां है, तो क्या आप इसका यूनिट वेक्टर ऐसे बताओगे, है ना? और इस यूनिट वेक्टर को आप क्या बोलोगे? 2 to 1। मतलब ये यूनिट वेक्टर 1 पे बैठ के 2 चार्ज को देखने वाला है, और ये यूनिट वेक्टर 2 पे बैठ के 1 चार्ज को देखने वाला है। डायरेक्शन बता रहे हैं, 1 से 2 कैसा नजर आएगा और 2 से 1 कैसा नजर आएगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. और ख्याल रहे, मैंने यहाँ पे वेक्टर का बार नहीं लगाया, कैप लगाया है। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 है, मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है कि Q2 उधर है। कोई बंदा Q1 पे बैठे और पूछे बताओ Q2 कहां है, तो वो बोलेगा उधर है, ये जो उंगली दिखा रहे हो आप, ये यूनिट वेक्टर है। समझ आई बात? और उसी तरीके से कोई बंदा Q2 पे बैठे और पूछे भाई बेटा Q1 किधर है, तो आप ऐसे उंगली दिखाओगे उधर है। तो आप बस उसका एक डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो कि इस साइड जाना है, उस साइड जाना, समथिंग लाइक दैट। अब चलो आओ एक काम करते हैं, फोर्स लिखते हैं, सिर्फ F, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, कोई लेबल नहीं, कुछ नहीं, वेक्टर्स के बारे में बाद में सोचेंगे। तो जनरल फॉर्मूला बच्चों हम सबको पता है, 1/4πε0। हम पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, प्रोडक्ट में, और फिर इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है r² वो ले लेते हैं, बात खत्म हो गई। बट सपोज अगर कोई हमसे ये कहता है कि नहीं नहीं हमें पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस पे बार लगा दिया, फिर हमने बोला कि भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में तुमको कौन सा चाहिए, फोर्स ऑन 1 चाहिए क्या फोर्स ऑन 2 चाहिए, तो हमने बोला भाई फोर्स ऑफ 1 दिखाओ। तो फोर्स ऑफ 1 हम ऐसे दिखाओगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब सवाल ये आता है कि इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? तो ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन लेफ्ट है, और किस चीज का डायरेक्शन लेफ्ट है? कौन से यूनिट वेक्टर का, इसका या इसका? R221. हाँ, तो इसके आगे आप एक यूनिट वेक्टर जोड़ोगे और उस पे मेंशन करोगे 2 to 1। ये हो गया फोर्स लिखने का तरीका। अब इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे दूसरे वाले चार्ज का फोर्स बताओ लिख के, तो पहले तो मैग्नीट्यूड जैसा है वैसे आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। सो दैट विल बिकम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। नो टेंशन, जैसा है वैसा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू शो इट इन द वेक्टर नोटेशन, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बट यूनिट वेक्टर कौन सा लिखोगे? R122. R122 डायरेक्शन, जैसे आप चार्ज नंबर 1 पे बैठे हो और दिखा रहे हो उधर जा रहा है फोर्स, ये तरीका बोलने का हमारा। गेटिंग इट? Yes, sir. अब ख्याल रहे, इस प्रॉपर्टी पर तो हमने कल भी बात की थी कि जब हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को चेक करते हैं और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को चेक करते हैं और मैग्नीट्यूड में लेते हैं, तो दे कैन बी मेड इक्वल एज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है? इसी Yes. तरीके से जब हम फोर्स ऑन 1 2 लेते हैं, फोर्स ऑन 2 1 लेते हैं, अगर हमने इन्हें वेक्टर लिया है तो इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और इसी तरीके से हमने एक तीसरी बात ये भी कही थी कि अगर हम फोर्स ऑन 1 2 लेते हैं और फोर्स ऑन 2 1 लेते हैं, जब हम इसे एज अ वेक्टर लेंगे, सो दे आर नॉट इक्वल। याद रखें, दे आर Yes. नॉट इक्वल। ये सारा डिस्कशन हो चुका है अपना। नॉट इक्वल सिर्फ इसलिए है कि उनका डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव इसलिए है कि दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दे आर जस्ट नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। और यहाँ इक्वल इसलिए है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बेटा ये तरीका हो गया फोर्स को लिखने का। अब इसके अलावा भी एक और तरीका हो सकता है, इसके अलावा भी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। बड़े ध्यान से देखें आप, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली समझें बात को। ऐसा एक सिंगल एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन न करते हुए
अगर हमसे ये कहा जाता है कि पूरे कोऑर्डिनेट को रेफर करते हुए आप इन सभी बातों को लिखें, पूरे कोऑर्डिनेट को, जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और पेपर से अंदर और बाहर जेड कोऑर्डिनेट चल रहा है, और फिर हमारा क्लेम है कि भाई हमारे पास एक चार्ज इधर है और दूसरा चार्ज इधर है, इन दोनों में हो सकता है कुछ सेपरेशन है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अब चार्जेस नहीं है बल्कि ये ओरिजिन है। यहां से बताओ सब कुछ, हमको तो डिस्क्रिप्शन आप यहां से दो। तो अब ये कैसे करेंगे, इसको कैसे आप अप्रोच करोगे, इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करोगे कि आपको अब चार्जेस के रेफरेंस में नहीं बताना। ये सारे आंसर्स तो आप उस वक्त दे रहे थे जब आप या तो चार्ज Q1 को रेफर करके फोर्स बता रहे थे या चार्ज Q2 को रेफर करके फोर्स बता रहे थे, है ना। ये फोर्स जो हमने लिखा ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि हम चार्ज Q2 पे बैठ रहे हैं और ऐसे बताया हमने फोर्स उधर जा रहा है, और ये फोर्स जब हमने लिखा तो हमने चार्ज Q1 पर बैठे और फिर हमने बताया कि भाई फोर्स उधर जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर हम इस सिस्टम से बाहर आ जाएं और अपने आप को कहां इमेजिन करें, यस बिल्कुल ओरिजिन पे, और फिर हम आपसे ये सवाल करेंगे भाई बताएं आप फोर्स कैसा होगा, कितना होगा, कहां होगा, क्या डायरेक्शन होगा, क्या उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है बेटा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहां कहीं भी ये चार्जेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर आप पता करेंगे। ये हो गया इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर, जिसे चार्ज नंबर 2 के लिए मैं बोल रहा हूं R2, और उसी तरीके से ये हो गया चार्ज नंबर 1 का पोजीशन वेक्टर, जिसे मैं चार्ज नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं R1। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इनके पोजीशन वेक्टर बताने, ठीक है। अब ये भी ख्याल रहे कि इन पोजीशन वेक्टर को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसका RX कंपोनेंट I कैप प्लस RY कंपोनेंट J कैप प्लस RZ कंपोनेंट K कैप, और इसी तरीके से हम इस R2 को ऐसे लिख सकते हैं, लेट मी शो। R1 R2 ऐसे किया ना, तो X1 X2 X2 ऐसे करते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। R ये वर्ड हटा के सिर्फ XY कंपोनेंट्स ही लेने हैं ना हमको, तो लेट्स टेक इट लाइक दिस, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट। R2 के लिए भी वैसे ही करोगे, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 ये Z1 है K कैप। ये समझा आपको पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा गया? Yes, sir. वेरी गुड। अब बेटा इन पे जो फोर्सेस एक्ट होंगे, अगर ये सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं तो फोर्सेस ना ऐसे जाएंगे, देखो इसको समझने में गलती नहीं करना, फोर्सेस ऐसे जाएंगे। अब ऑब्जर्व कहीं से भी करें, फोर्सेस तो अलोंग द लाइन जाएंगे, और ऑफ कोर्स इस फोर्स को ना बेटा आप ऐसे ही बोलोगे ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस फोर्स को आप वही अपना पुराना वाला ही नाम दे दोगे, आप बोलोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप इसको लिखोगे कैसे, क्या तरीका होगा इस फोर्स को लिखने का, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन कितना है, वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो सेपरेशन कितना है। और हमारे लिए फोर्स लिखना मतलब ये सेपरेशन हमको पता होना जरूरी है। चलो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं कि इस सेपरेशन को नाम दे देते हैं वेक्टर आर। अब आपकी मर्जी, आप इसे जैसे चाहें वैसे लें। तो मैंने क्या किया, इसे इस अंदाज में लिया, इधर लिया, ऐसे लिया, ठीक है ना, ध्यान से सुने। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आप आए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप देखेंगे कि R2 प्लस R इज इक्वल टू R1, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. आई होप आपको याद आ गया होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लिख पाओगे R2 प्लस हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है R शुड बी इक्वल टू R1। तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सही हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब गौर करें हम फोर्स कैसे लिखेंगे। तो फोर्स लिखने के लिए मैं सबसे पहले देख रहा हूं कि भाई R का डायरेक्शन किधर है, तो R का डायरेक्शन F12 में जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, R का डायरेक्शन तो F12 में जा रहा है। तो लेट मी राइट फोर्स समथिंग लाइक दिस,
फोर्स ऑन 1 2 इक्वल, ध्यान से सुने, वी जस्ट हैव टू राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन है R का स्क्वायर। करेक्ट है? Yes. लेकिन जब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हमको डायरेक्शन तो यही लिखना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो ये डायरेक्शन हम लिखें कैसे? तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एडिशनली वेक्टर R लगा देते हैं। एडिशनली हमने यहां पे वेक्टर R लगाया, लेकिन ऐसा करने से गड़बड़ हो गई। अगर मैं एडिशनली वेक्टर R यहां लगा रहा हूं तो क्या मैं R के एक एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं? Yes, sir. क्योंकि इस वेक्टर में तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो डायरेक्शन के चक्कर में मैंने R लिखा यहां पे, ये R मैंने लिखा डायरेक्शन के चक्कर में, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी तो हो गया। Yes, sir. तो क्या किया जाए? कैसे? Divided by हाँ, तो एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड भी कर दें। तो बच्चों जब ये एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा तो इस एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को अलग से क्यों लिखना? अलग से क्यों लिखना? ये जो स्क्वायर है ना, इसको ही आप क्यूब कर दो और ये यहां से हटा दो। समझा? Yes, Yes, sir. Yes. तो ये आंसर फाइनल हो गया आपका। अब हम कभी कभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक डिफरेंट फॉर्मेट में देखते हैं, और वो डिफरेंट फॉर्मेट ऐसा है, ध्यान से देखें। फोर्स ऑन 1 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहला चार्ज हो गया बेटा, ये दूसरा चार्ज हो गया। अब ध्यान से देखें, R जो है ना वो ये है R1 माइनस R2, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड और उसका क्यूब, ध्यान रहे यहां खाली मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस लेना है अपने को यहां पे, तो इनका मैग्नीट्यूड है लेकिन पावर क्यूब में चली गई। और ये जो R है ये वेक्टर है, तो यहां ऊपर एक एक्स्ट्रा वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा R1 माइनस R2। आया समझ में? Yes, sir. अब मैं आपसे चालाकी से आंसर करने के लिए कहता हूं, इफ आई आस्क यू टू गेट एन आंसर फॉर फोर्स ऑन 2/1, क्या आंसर बताएंगे आप? बोले, चालाकी से करें। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, आप चालाकी दिखाएं, आप बोले क्या होगा? गौर से देखें आप। करेक्ट हुआ? Yes, sir. आगे क्या? Multiply by R2 minus R1. शाबाश, R2 माइनस R1 वेक्टर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऐसा आ जाएगा आंसर इसका। अब इस फॉर्मेट को जरा याद रखिए, जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख रहे हैं ना, तो R1 माइनस R2 का कैलकुलेशन बनेगा, और जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हैं तो R2 माइनस R1 का कैलकुलेशन बनेगा। और बनेगा भी वैसे, अगर ये R में पलट के इधर नीचे वाला वेक्टर बना दूंगा तो R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, तो R विल बिकम इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक हो गई बात? Yes, sir. ठीक है ना? ये एरो अगर मैं नीचे करता हूं तो ट्रायंगल लॉ में ऐसे लिखना पड़ेगा, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2, देयरफॉर दिस स्मॉल r इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो सारा खेल पलट के उल्टा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें अक्सर बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होता है, सर यहाँ क्यूब क्यों लिखे? लॉ में तो स्क्वायर होता है, तुमने क्यूब क्यों लिखे? तो क्या आंसर है बेटा इसका? Because we multiply extra magnitude. यहां पर हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड भी है, तो उस एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड को बैलेंस करने के लिए हमको यहां पर एक पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आप बोल सकते हैं, सर पहले तुमने नहीं करे, यहां नहीं करे, यहां भी तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप बताओ यहां क्यों नहीं कर रहे थे? This is unit vector. वेरी गुड, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कोई एक्स्ट्रा आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में नहीं आया, तो यहाँ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ हमको ऐसा करना पड़ा। गेटिंग इट? Yes, sir. आइए एक दो तीन क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और खुल के
आपको समझ में आ जाए। इट इज सेड दैट कि हमारे पास दो चार्जेस हैं ए एंड बी, बिल्कुल आराम से करें, 0.5 कूलम एंड 1 कूलम। Their position vectors are this and this as given. Find the force on the charge A due to charge B. तो बेटा ये जो चार्ज है ना, ये मान लेते हैं QA, ये जो चार्ज है ये मान लेते हैं QB, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लेते हैं RA, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लेते हैं RB। तब इसने फोर्स किस पे पूछा? फोर्स ऑन, बताएं, चार्ज A to B. A ड्यू टू B। फॉर्मूला अच्छे से लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का मैग्नीट्यूड B चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, अब यहां पर एक मैग्नीट्यूड आपने लिखना है और ये सोच समझ के लिखना है आपने, बोले RA minus RB square multiplied RA by माइनस RB का स्क्वायर नहीं है, Q फिर आगे multiplied by RA minus RB. वेक्टर RA माइनस वेक्टर RB। ये हो गया मामला पूरा। तो अब हमें सबसे पहले RA और RB की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। RA माइनस RB है कितना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी हमको निकालना पड़ेगा, तभी हमारा कैलकुलेशन आगे बढ़ पाएगा। तो आए सबसे पहले वेक्टर RA माइनस वेक्टर RB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका पहले सब्सट्रैक्शन तो कर ले। तो क्या ऐसे करना पड़ेगा, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप। दिखा सबको? थोड़ा सा कॉर्नर पे चला गया ये। Yes sir. माइनस करें फटाफट, मैं समझता हूं ये हो जाएगा 2I कैप Yes sir. प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप। 2K कैप। वेरी गुड। अब बेटा हमको इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है। देखो वेक्टर चैप्टर पूरा जो है ना यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कोई बता सकता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ऑलमोस्ट मैंने हिंट दे दिया आपको। Under root RA square 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, करेक्ट है? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, सब्सट्रैक्शन है सीधा सीधा। आ गया ना, ये एक वेक्टर के फॉर्म में आ गया ना। Yes sir. हाँ, अब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉल्व करें, 3 बार हो गया। तो क्या इसका आंसर आ गया √3? नहीं, √3 नहीं, 3 2√3 ऐसे लिख लेते हैं, चलो करेक्ट है। यस तो सर। हमने मैग्नीट्यूड भी ढूंढा और इसके वेक्टोरियल फॉर्म को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये ला करके यहां पुट अप करें आप। नाउ दिस विल गो इन अ वेरी इजी वे। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B इक्वल, बेटा ये तो हो गया 9 × 10⁹, चलो इसका टेंशन खत्म। A का चार्ज है 0.5, चलें ये भी खत्म हो गया। B का चार्ज है 1 डिवाइडेड बाय, अब ये RA माइनस RB कितना निकाला था आपने? 2√3। उसका क्यूब करना है आपने, है ना? तो एक काम करते हैं, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3, 3 बार करना पड़ेगा। सोचें आप, सही है ना? क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं। फिर इस सब चीज का मल्टीप्लीकेशन आप ये वेक्टर के साथ करेंगे। ये एक वेक्टर है ये वाला, तो मैं इसे जरा अलग कलर से लिख लूं ताकि आपको एक फीलिंग आ जाए कि भाई ये वेक्टर है। 2I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप एंड लेट्स कीप इट इन ब्रैकेट। चलें काम खत्म करें, एंड 2√3 इंटू 2√3 कितना हुआ? 4. 4 इंटू 3, सही है? Yes sir. हाँ, मैं कैलकुलेशन को बहुत सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करता हूं, हालांकि ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। बोर भी होता होगा आपको कि सर ये क्या है, मतलब हमको, लेकिन मुझे डाउट है कुछ बच्चे इसको भी समझ नहीं पाते, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़ाता हूँ।
2 इंटू 2 4, √3 इंटू 3 3, अगला बचा हुआ 2 √3 जैसे का वैसा, इंटू ये फैक्टर आपका ब्रैकेट का जू का तू, ठीक है। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। ये 3 कट गया, ये कितना हुआ 3, यहां से ये 2 कट गया, ये 2 ये 2 ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ठीक हो गई बात। यस सर। 0.5 का क्या मतलब होता है? 0.5 का मतलब होता है हाफ, जानते हो ना। Yes, यस तो इसका जो हाफ का 2 है वो तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। yes, sir. हाँ, तो ये 4 इंटू 2 8 हो गया। सब कुछ यहां कट करने के बाद बचा 3/8 √3, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 8 √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये वेक्टर्स, ये 2 कॉमन कैंसिल कर दिया, उसके बाद ये वेक्टर्स जो बचे वो बचे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया एंड एवरीथिंग। ठीक हो गई बात। Yes, ये हालांकि आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके आई जे के में आप लिख सकते हो, लेट्स कीप इट एज इट इज। चले ऐसे ही रहने दें इसको। हाँ, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और जल्दी से इन चीजों को आंसर करने की कोशिश करें। A charge particle Q1 is at position 2I2 minus 1 3. Electrostatic force on another charge particle Q2 at 0 0 0 is. तो आप मुझे बता सकते हैं R1 कितना है? वेक्टर R1 बता सकते हैं? 2I कैप माइनस जे कैप plus 3k cap. शाबाश। क्या आप मुझे बोल सकते हैं वेक्टर R2 क्या है? आई कैप जीरो, ऑल जीरो, जीरो, डन, जीरो खत्म। अब हमें फोर्स किस पे निकालना है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज Q2। अब गौर से सुनिए, हमें फोर्स किस पे निकालना है? 2 ड्यू टू 1। फॉर्मूला बताएं। 1/4 pi epsilon naught शाबाश, into Q1 divided by शाबाश। R2 minus R1 bracket cube ब्रैकेट नहीं है, वो मैग्नीट्यूड है। into R2 minus R1. वेक्टर, एज अ वेक्टर, करेक्ट है। Yes, sir. ओके, अब छोटा सा काम करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले, तभी तो बात बनेगी। तो R2 माइनस R1 जल्दी से बताएं। 2i cap minus j cap. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। Minus 2i cap plus j cap minus 3k. माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। बेटा हम R2 माइनस R1 कर रहे हैं, R1 माइनस R2 नहीं कर रहे हैं। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ। चलो जल्दी से बताओ। Under root minus 2 square plus 1 माइनस 2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 का ही स्क्वायर लेना चाहिए। plus 1 square plus 3 square. शाबाश, कितना हो गया? 4 5 9 14. 14। चलो अब आंसर फाइनल करते हैं। F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मैग्नीट्यूड तो हमें दिया नहीं है। अब बेटा अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्या मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा? √14 इंटू √14 इंटू √14। Yes, sir. तो क्या उसका एंड रिजल्ट मुझे ऐसा मिलेगा 14 √14? Yes, sir. क्योंकि पहला √14 और दूसरा √14 का मल्टीप्लीकेशन तो
14 हो जाएगा उसका स्क्वायर। बचाइए जैसा वैसा, आगे एक वेक्टर लगा दो, बस खत्म हो गई बात। क्या है वेक्टर? -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। -3k कैप, बस आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर इतने बड़े-बड़े आंसर्स आ रहे हैं हमको, ये कैसे, मतलब तो बेटा ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं। सिर्फ इसका इंटेंशन यहाँ पे, एम या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें वेक्टर फॉर्मेट ठीक से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वेक्टर फॉर्मेट्स को हम आगे चल के कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस पर अप्लाई करने वाले होंगे। अभी तो फिलहाल 2 चार्ज की बात चल रही है, हो सकता है 4-5 चार्ज एक साथ आ जाएं, 6-7 चार्जेस एक साथ आ जाएं, एंड यू हैव जस्ट हैव टू डील विद देम ऑल टुगेदर। तो फिर हमें उसके डायरेक्शंस, उसके कोऑर्डिनेट्स ये समझने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इस तरीके का आर्टिकल हम लोग सीख रहे हैं। बाकी ऐसा शायद ही कभी कोई एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वेक्टर फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं पोजीशंस और फिर आपने फोर्स लिखना है, और अगर पूछ भी लेता है ऐसा तो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है और हमें ठीक ठाक फॉर्मूले अप्लाई करके आंसर निकालने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेनी है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। आई हैव कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड ऑन इट। इसमें और 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं समझता हूं कि फिलहाल मैं इन्हें एज अ होमवर्क आपको देता हूं, आप ट्राई करें। अगर आते हैं, सॉल्व कर पाते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मुझसे कॉलेज में मिलें और पूछें कि इनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ये आपके होमवर्क रहेंगे। ओके? यस सर। और सबसे पहले तो आप क्या करें, आपस में ही अपने आंसर्स को कंफर्म करें, एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई कर लें कि भाई किसका आंसर कैसा आया था, ताकि सभी का आंसर अगर एक जैसा आ रहा है तो ऑलमोस्ट करेक्ट ही होगा, है ना, एक ही गलती सब लोग नहीं करेंगे ना। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस जो है यहाँ पर होमवर्क में रहेंगे, एंड यू जस्ट हैव टू ट्राई और अच्छे तरीके से इन्हें करने की कोशिश करें। चलें रुक जाएं फिर। यस सर। ओके।